जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का इस वीडियो लेक्चर जो है इसके अंदर हम बात करेंगे आपसे लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के बारे में। राइट, आप कैसे हैं? आप भी ठीक हैं? ओके, सो आज का ये जो वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन है इसमें हम लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। 1923 के अंदर, ठीक है, इट वाज सो फॉर 90 साल पहले, 90 इयर्स बिफोर, एक डैनिश केमिस्ट था ब्रॉन्स्टेड। ठीक है, ये डैनिश था, यानी कि डैनिश कौन होते हैं? जो डेनमार्क से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 1923 में जो था ये कॉन्सेप्ट दिया था एक डैनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड ने, और एक इंग्लिश केमिस्ट था लॉरी। ठीक है, ये इंग्लिश था। ठीक है, तो इन दोनों साइंसदानों ने जो है कॉन्सेप्ट दिया अबाउट एसिड एंड बेसिस। ठीक है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेसिस। उन्होंने बताया कि एसिड और बेसिस जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, कि एसिड और बेसिस जो है वो क्या होते हैं, तो वो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। अगर हम बात करें एसिड्स की अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो आपको पता है कि इससे पहले जो कॉन्सेप्ट्स आपको पता लग चुके हैं उनमें लिवॉयर था जिसने बाइनरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेसिस दिया। उसके बाद आर्हीनियस एक नामी ग्रामी साइंसदान है जिसने बताया कि एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर जो है एसिड्स कैसा बिहेव करते हैं और बेसिस कैसा बिहेव करते हैं। उसके बाद अब है ये लॉरी है ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट, जो कि अलग अलग साइंसदान थे, अलग अलग मुल्कों से थे, लेकिन उन्होंने आइडिया जो था वक्तन फवक्तन एक ही किस्म का दिया, तो इसलिए इनका नाम मशहूर हो गया। तो उसके बाद जो हम बात करेंगे आपसे, दैट इज गोइंग टू बी द लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं दैट इज लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड। तो अब एसिड के हिसाब से देखें कि एसिड जो है, इन्होंने कहा कि एक ऐसी स्पीशी है, एक सब्सटेंस है, मॉलिक्यूलर आयन है जो प्रोटॉन दे। एसिड क्या है? सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है या फिर आयन है, ठीक है, विच कैन डोनेट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन दे सकता है। यानी प्रोटॉन से मुराद है हाइड्रोजन आयन। यानी जो स्पीशी जो है वो हाइड्रोजन आयन दे सकती है, उसको आप क्या नाम दोगे? उसको आप एसिड नाम दे दोगे। राइट, इसी तरह से अगर हम फॉर एग्जांपल बेस की बात कर लेते हैं, अगर आपको एसिड क्लियर हो गया तो हम बेस की बात भी कर सकते हैं कि बेस भी क्या हुआ? सब्सटेंस हुआ। सब्सटेंस आपको पता है बहुत सी किस्म का हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम मॉलिक्यूल को सेंस करेंगे, और किसको सेंस करेंगे? आयन को। यानी कि सब्सटेंस कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके पास प्रोटॉन हो, तो वो अगर दे तो वो एसिड है। ठीक है, कोई सब्सटेंस है ना, उसके पास क्या है? प्रोटॉन है, तो वो अगर दे तो क्या होगा? एसिड होगा। अगर कोई सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल और आयन है, वो क्या कर सकता है? विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। ठीक है, उसको क्या नाम दे दोगे? बेस। उसको बेस नाम दे दोगे। तो ये है जी लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड की एसिड और बेस का नजरिया। तो अब ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो दैट्स वेरी नाइस, अगर आपको ये नहीं पता तो दैट्स सुपर। ये तो उससे भी नाइस बात अगर आपको नहीं पता। लेकिन ये है कि हम इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस, ताकि हम जब हम लिखेंगे बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो अमूमन ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो लिहाजा वो सवाल कर लेगा आपसे कि भाई बताएं व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेसिस अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। तो आपने फिर क्या करना होगा? आपने एसिड की डेफिनेशन लिखनी होगी, बेस की डेफिनेशन, लेकिन एसिड डेफिनेशन के बाद आपने इक्वेशन भी बनानी होगी। तो वो इक्वेशन अब मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ ताकि आप डेफिनेशन लिखने के बाद वो इक्वेशन बना सकें। उसके बाद बेस की फिर हम बताएंगे। इसके अलावा इसके अंदर बहुत से और क्वेश्चन जो हम अभी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी द कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, उसके बाद फिर एम्फोटेरिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो
तो ये अब एम्फोटेरिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं, इनके ऊपर इंशाल्लाह तफसील से हम बात करेंगे। तो लिहाजा अभी हम करते हैं बात इक्वेशंस की। तो स्टूडेंट्स हमने जो है अभी तक देखा कि एसिड और बेस की डेफिनेशन के लिहाज से क्या है। लिहाजा हम एसिड को जो है हमने सीखा कि जो प्रोटॉन देने वाली स्पीशी है, ठीक है, वो क्या है, एसिड। प्रोटॉन को आप क्या कह सकते हो, हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हो। प्रोटॉन को और क्या कह सकते हो, हाइड्रोजन आयन। आर्हीनियस ने भी हाइड्रोजन आयन जो है वो कहा था। तो लिहाजा अब हम बात करते हैं आपसे इक्वेशन की। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल। और बेस में मैंने आपसे क्या कहा था, आपको याद है कि जो प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट करे तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन जो है एक्सेप्ट करे वो क्या होगा, बेस होगा। तो लिहाजा हमारे पास एक अगर एसिड है, लेट्स से दैट HCl, और अगर हमारे पास ये एक सब्सटेंस है अमोनिया, ठीक है, ये अब रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये आप याद रखिएगा। तो ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है जी। और ये एक सब्सटेंस है हमारे पास दैट इज अमोनिया। तो अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये अमोनिया है। अब एसिड क्या होता है कि वो क्या करेगा, प्रोटॉन देगा। आप देख सकते हो इसमें प्रोटॉन नजर आ रहा है आपको। तो ये प्रोटॉन जो है ये मूव कर जाएगा किसके पास, तो अमोनिया एक ऐसा सब्सटेंस हुआ जो कि क्या होगा, बेस होगा। लिहाजा ये क्या हो गया, ये एसिड हो गया और ये क्या हो गया, बेस, ये बेस हो गया। और अब क्या होगा, अब ये जो एक्सेप्शन है ये एक्सेप्ट कर लेगा और ये डोनेशन है ये डोनेट कर देगा। तो लिहाजा अब नई स्पीशी क्या बनेगी, अब यू कैन से कि ये जो हमारे पास कंपाउंड था, ये सब्सटेंस था, इसने हाइड्रोजन लूज कर दिया, तो पीछे क्या रह जाएगा इसके साथ, क्लोरीन रह जाएगा, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होगा। इसको हम क्लोराइड आयन कहेंगे, ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, क्लोराइड आयन। और इसके साथ जो दूसरी स्पीशी बनेगी, जब ये प्रोटॉन इसमें आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पहले हाइड्रोजन 3 थे, NH3 था, अब क्या हो जाएगा, NH4 और इस पे चार्ज भी आ जाएगा पॉजिटिव। तो आप ये कह सकते हो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अमोनियम आयन। यानी आपको पता होना चाहिए कि एसिड ने जब प्रोटॉन दिया तो वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया, और जब अमोनिया ने बेस ने जब प्रोटॉन लिया तो अमोनियम में कन्वर्ट हो। तो ये आपको पता हो तो दैट इज फार मोर कंफर्टेबल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अमोनियम आयन। तो ये आपको पता होना चाहिए जी। क्या आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, जो ऊपर डॉट ये अमोनिया पे जो आपको 2 डॉट्स नजर आए ये क्या होते हैं, अमोनिया पे ये जो 2 डॉट्स होते हैं ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं होते, इनको हम लोन पेयर्स कहते हैं। तो अमोनिया में एक लोन पेयर होता है। अब आप कह लो कि जब ये अमोनियम बनता है ना तो ये लोन पेयर होता नहीं है, वैसे अमोनिया में तो ये लोन पेयर होता है, ठीक है। अब ये लोन पेयर के साथ फिजिशियन हाइड्रोजन आयन कर लेता है, तब ये लोन पेयर गायब हो जाता है, यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। क्लास 9 में हमने सिखाया था आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। वहां पर आपको बताया था कि कैसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक स्पीशी जो है वो यू कैन से कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर देती है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरी स्पीशी वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती है। तो फिर इस तरह के किस्म के कोवलेंट बॉन्डिंग में जो है उसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। तो यू कैन से कि यहाँ पे लोन पेयर नहीं होगा ये, ठीक है। ओके, सो अब आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल को सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब हमने ये चीज तो समझ ली है कि हमारे पास जो HCl है वो एसिड है अकॉर्डिंग टू क्लोरीन बॉन्स्टर, और अमोनिया जो है वो क्या है, बेस है। अब आपको याद होगा कि पिछले कॉन्सेप्ट में अमोनिया जो है वो बेस डिक्लेयर हो नहीं पा रही थी क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सी नहीं है। तो जिसके पास हाइड्रोक्सी होगा, आर्हीनियस बोल रहा था कि जिसके पास हाइड्रोक्सी होगा वही बेस होगी, तो लिहाजा इसके पास तो हाइड्रोक्सी नहीं है। लेकिन ये बेस कैसे डिक्लेयर की जाती, तो ये मसला किसने हल कर दिया, लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने। उन्होंने कहा जी प्रोटॉन लेने वाली स्पीशीज भी बेस ही होगी, हाइड्रोक्सी देने वाली भी बेस होगी आर्हीनियस के मुताबिक, और प्रोटॉन लेने वाली स्पीशीज भी क्या होगी, बेस होगी। तो अब फॉर एग्जांपल अगर हम आगे मजीद सोचें एक और एग्जांपल को, तो मैं आपको HCl और H2O की बात समझा देता हूँ। वंस अगेन एसिड, तो अब ये तो डिक्लेयर हो गया कि ये एसिड है,
और अब ये देखना है कि H2O जो है वो एसिड है कि बेस है। अब देखो मैं आपको बताऊं, ये जो लोन पेयर भी मैंने बताया था कि अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, इस तरह ही वाटर में जो है वो दो लोन पेयर्स होते हैं। तो याद रखिएगा अमूमन वही स्पीशी जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है जिसके पास लोन पेयर्स होते हैं। तो लिहाजा जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड की जो बेसिस होंगे उनके पास क्या होंगे, लोन पेयर्स होंगे उनके पास। लिहाजा आप कह लो कि ये जो है बेस की तरह अगर एक्ट कर रहा है पानी, और डेफिनेटली HCl तो एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा होगा, तो लिहाजा इधर क्या सीन होने वाला है कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज गोना मूव फ्रॉम HCl टू H2O, और आप कह लो कि अगेन आपको क्लोराइड आयन बनता हुआ नजर आएगा, और साथ क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि पहले आपको दो हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं ना, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। अब देखो आपके पास ऑक्सीजन के साथ आपको तीन हाइड्रोजन, यानी कि क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन निकला है और वो ट्रांसफर कर गया वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। और इसके साथ आप इसको क्या बोलोगे कि मैंने बताया था आपको, क्लोराइड आयन। शाबाश, दैट इज क्लोराइड आयन। तो ये एक और एग्जांपल है लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस कॉन्सेप्ट की। तो दो एग्जांपल हो गई, पहले में हमने HCl और अमोनिया को इंटीग्रेट किया था, और दूसरी एग्जांपल में हमने अब HCl को और वाटर को इंटीग्रेट किया है। ठीक है, हमने इसको जो समझने की कोशिश की है। अब मैं आपको जो इसमें एक और बात बताऊंगा वो ये है कि हमारे पास अब यहाँ पे एक नजरिया आएगा कॉन्जुगेट एसिड का और कॉन्जुगेट बेस का। ये क्या था, एसिड था, एसिड से ये स्पीशी बनी है, तो मैं इसको कहूंगा कॉन्जुगेट बेस। और ये हमारे पास बेस थी और इससे ये स्पीशी बनी है, तो मैं इसको कहूंगा कॉन्जुगेट एसिड। अब मैं आपको एक निशानी भी बता देता हूँ, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। अब याद रखो, जब भी एसिड से कोई स्पीशी बनेगी यानी प्रोडक्ट में जाएगी, वो हमेशा कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी, क्योंकि एसिड ने एक प्रोटॉन दिया, एसिड के पास प्रोटॉन था, उसके बाद जब कुछ जो भी कुछ लेफ्ट ओवर रह गया सब्सटेंस एसिड के प्रोटॉन देने से कुछ ना कुछ तो बचा होगा ना उसके पास, तो जो बच गया वो क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। ठीक है, पता है क्यों कॉन्जुगेट बेस कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये भी तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है ना। हमने तो कहा ना कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला बेस होता है, लेकिन ये बेस किस में है, प्रोडक्ट में, तो लिहाजा मैंने क्या नाम दे दिया, हाँ कॉन्जुगेट बेस नाम दे दिया। अब अगर लेट्स से दैट हमारे पास वाटर है, अब वाटर एक ऐसी स्पीशी है जो कि बेस है, डेफिनेटली लोन पेयर्स भी अभी बताया आपको मैंने, तो लिहाजा इसने क्या करना है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है। देखो ना, देने वाली स्पीशी तो ये थी, अब ये कौन सी स्पीशी है, देने वाली, हाँ ये एक्सेप्ट करने वाली स्पीशी है, तो लिहाजा इसने एक्सेप्ट करना है क्या, हाइड्रोजन आयन, यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है। जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले एक नई चीज बनेगी, अभी तो वाटर है ना, जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी तो एक नई स्पीशी बनेगी, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। तो लिहाजा ये क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट एसिड, यानी बेस से, बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से, बेस है ना ये, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से एक नई स्पीशी बनेगी, उसको नाम देंगे आप कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड पता क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन दे सकती है, समझ रहे हैं इस चीज को आप। तो लिहाजा दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। तो लिहाजा ये मैंने अब आपको एक इक्वेशन करवाई और उसके अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेसिस भी होते हैं, यानी जो एसिड बेस के प्रोडक्ट्स होंगे उनको हम लॉरी ब्रॉन्स्टेड में उनको हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड्स और कॉन्जुगेट बेसिस। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन को भी देख लेते हैं ताकि डेफिनेशन भी हमें मेमोराइज हो जाए। ठीक है, और ये अमूमन बोर्ड में जो है शॉर्ट क्वेश्चन आता है और आप लोगों ने इसको प्रॉपर्ली तैयार करना है कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में क्या डिफरेंस होता है, और ये इक्वेशन लाजमी बनाना। अगर आप इक्वेशन नहीं बनाओगे तो लिहाजा आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे और एग्जामिनर आपसे खुश नहीं होगा, वो कहेगा भाई इतना तैयार किया है कि इक्वेशन भी तैयार कर लेते, राइट। तो लिहाजा हम चलते हैं अब इनकी डेफिनेशंस की तरफ। ठीक है, ओके, सो अब हम बात करते हैं आपसे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन। अभी देखें मैंने आप एक इक्वेशन बनाई है आपके लिए। सो अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ वन सेकेंड, क्या था हमारे पास, HCl और साथ क्या था, वाटर था, H2O लोन पेयर्स थे इसके साथ, और एक रिवर्सिबल रिएक्शन था,
और हमने कहा था कि इससे बन गया क्लोराइड आयन, और क्या बन गया था, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अमोनियम आयन पिछली इक्वेशन में बना था। तो लिहाजा हमने क्या सीन किया कि ये प्रोटॉन देने वाली स्पीशीज थी, इसने प्रोटॉन दिया और हम इसको क्या नाम दिया था, कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस कहेंगे इसको। ठीक है, हमेशा एसिड से जो है वो बेस बनती है, कॉन्जुगेट बेस बनती है। और अब यहाँ पर हमारे पास वाटर है, तो वाटर क्या कर रहा है, इससे प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या बनी है, कॉन्जुगेट एसिड। अब आपने एक चीज को नोटिस करा जो डेफिनेशन भी है कि जो कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है, जो कॉन्जुगेट एसिड है, ये लेट्स की बात करते हैं। कॉन्जुगेट एसिड क्या है जी, एक ऐसी स्पीशी है, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा कंपाउंड है, आप इसको स्पीशी भी बुला सकते हो। यू कैन कॉल दिस थिंग एज अ स्पीशी। इसको आप स्पीशी भी कह सकते हो, इसको आप सब्सटेंस भी कह सकते हो, इसको आप कंपाउंड भी कह सकते हो, इसको आप आयन भी कह सकते हो, इसको आप मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, मॉलिक्यूलर आयन भी कह सकते हो। तो एक ही चीज के बड़े नाम होते हैं, तो हमें समटाइम्स इन नामों का नहीं पता होता तो हम कंफ्यूज रहते हैं। तो लिहाजा स्पीशी कह सकते हैं, आज मैंने आपको बताया। ठीक है, ये केमिकल स्पीशी है। तो एसिड, कॉन्जुगेट एसिड क्या है, एक स्पीशी है। ठीक है, और जो बनी है, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड, ये स्पीशी है जो बनी है, विच इज फॉर्म्ड, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड, जो बनी है बाय, कैसे बनी है बताएं आप, ये कैसे बनी है, बाय एक्सेप्शन ऑफ प्रोटॉन बाय अ बेस। ठीक है, विच इज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन बाय अ बेस। क्या ख्याल है, बेस ने ही, ये बेस थी ना, एसिड ये था, बेस ने क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, उसके बाद ये स्पीशी बन गई, इसको हमने क्या नाम दे दिया, कॉन्जुगेट एसिड नाम दे दिया। अब इस तरह से अगर ये समझ में आ गई तो नीचे वाली बात समझ में आ जाएगी। तो लिहाजा कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, ये भी क्या होगी, स्पीशी, ये भी एक स्पीशी हुई ना, स्पीशी विच इज फॉर्म्ड, which is formed by, ठीक है, by donating a proton by a acid, ठीक है, which is formed by donating proton by a acid। तो ये हमने समझ लिया कि कॉन्जुगेट बेस क्या है, और हमने समझ लिया कि कॉन्जुगेट एसिड क्या है। लिहाजा आप याद रखें, फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस, फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय बेस, फॉर्म बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एसिड। तो ये भी डेफिनेशन हो सकती है, ये भी इस लफ्जों को लिख लें तो ये भी गलत नहीं होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू बिल्कुल बुक लिखी है मैंने। तो ये है हमारे पास किसका नजरिया, कॉन्जुगेट एसिड का और कॉन्जुगेट बेस। पहले हमने गेम कहां से शुरू की थी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस से। पहले हमने लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस को समझा, और जब हमने इसको समझ लिया तो अब हमने क्या समझ लिया, कॉन्जुगेट एसिड को और कॉन्जुगेट बेस को। अब मैं आपको समझाता हूं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा एम्फोटेरिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। So let me just talk you about amphoteric compounds. अब एम्फोटेरिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसको भी समझने के लिए ना हमें पहले दो इक्वेशंस कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स डू टू इक्वेशंस, क्योंकि अगर हम वो दो इक्वेशंस नहीं करेंगे तो शायद एम्फोटेरिक कंपाउंड को समझने की कोशिश नहीं कर सकेंगे हम। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या लिया, वाटर, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक एसिड ले लिया। चले, मैंने तो फिर बता ही दिया आपको, हमने क्या ले लिया, एसिड ले लिया, दैट इज एसिटिक एसिड। आपको याद होगा, आपने एक अगला चैप्टर पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहाँ फंक्शनल ग्रुप था एसिटिक एसिड का,
कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो उसमें ये एसिडिक एसिड लाया करता है। ठीक है, तो अब हमने क्या ले लिया, एसिड लिया ना। क्या नाम है इस एसिड का, नहीं पता, इसको कंडेंस फार्मूला है, दैट इज एसिटिक एसिड। ये आपको याद रहना चाहिए। कौन सा एसिड है ये, एसिडिक एसिड। और ये क्या है, वाटर। यस, ये तो वाटर है। अच्छा, वाटर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइंटिफिक, हाँ, वाटर का साइंटिफिक नेम यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड। आप इसको डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, पर ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा तो टॉपिक है, समझे, एसिड और बेस को। अगर ये एसिड है तो ये क्या होना चाहिए, बेस। बेस होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो एसिड है। अच्छा, इसमें एक और मैं बात आपको बताऊं कि ये हमारे पास हाइड्रोक्सी है और ये हमारे पास मीथिल ग्रुप है, तो यहां से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये वाले हाइड्रोजन रिमूव नहीं होंगे। यानी ये तीन हाइड्रोजन कभी भी रिमूव, हमेशा ये पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी, ये नेगेटिव जो होता है और ये क्या होता है, पॉजिटिव। ये स्पीशीज में से कह रहे हैं आप कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होते हैं। ठीक है, ये स्पीशीज में से रिमूव नहीं होते, तो लिहाजा यहां से मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर दूंगा, और यहां से मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर दूंगा। समझ में आई बात, तो लिहाजा ये हाइड्रोजन रिमूव करके किधर चला जाएगा, बेस के पास। ठीक है, आपने बेस कहना है, एंड बेस इज वाटर, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ठीक है, और सर इरिवर्सिबल कह रहा हूं, रिवर्सिबल होगा। और क्या होगा कि ये प्रोटॉन जो है ये मूव कर जाएगा, और एक जो लेफ्ट ओवर रह जाएगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड और बेस। कॉन्जुगेट एसिड का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। लिहाजा क्या कॉन्जुगेट बेस होगा, CH3COO नेगेटिव। इसको क्या बोल दोगे, कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि ऐसी स्पीशी है, ये वाली ऐसी स्पीशी है जो बनी है एसिड के प्रोटॉन देने से। क्लियर, लिहाजा ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस, एसिड से बेस बन गया, ये स्पीशी बनेगी। इसे पता क्या कहोगे, इसका भी नाम है, हाँ, क्या नाम है इसका, इसका नाम है एसीटेट आयन। क्या बना ये, एसीटेट आयन, और ये एसीटेट आयन क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। अब प्रोटॉन किधर गया, ये वाला प्रोटॉन इधर आ गया ना, तो क्या बना, तुम्हें पता है, अभी मैंने पहले भी बनाया था, क्या बना ये, याद है क्या है, शाबाश, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, इसका नाम है ये। व्हाट डू यू कॉल दिस, हाइड्रोनियम आयन। और ये क्या कहलाएगा, ये क्या बना है, ये हमारा बेस थी, तो बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। ये अब आपको क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन अभी स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं की मैंने क्या समझाना है आपको, एम्फोटेरिक कंपाउंड समझाना है मैंने आपको। अभी फिलहाल मैंने एक और रिवीजन करवाई है जिसमें मैंने आपको समझाया कि कॉन्जुगेट एसिड और ये कॉन्जुगेट बेस है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि यहाँ पे अब मैं बनाऊंगा एक और इक्वेशन। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना ली है, ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1 बना ली है। अब मैं बनाऊंगा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं कैसे करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लूंगा वाटर वंस अगेन। वाटर क्या होता है, बेस होता है। अभी तक तो मैं बताया कि वाटर क्या होता है, अब मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लेता हूँ जो हमने ऑलरेडी लिया था पहले। आप उसका नाम बता सकते हो, यस, अमोनियम आयन नहीं, ये अमोनिया है। क्या है ये, NH4 अमोनियम आयन, NH4 प्लस अमोनियम आयन होगा, ठीक है ना। अमोनियम आयन इज गोइंग टू बी NH4 प्लस, ठीक है। तो ये क्या होगा, अमोनिया। अब ये जो अमोनिया है और ये वाटर है, इनके दरमियान में क्या होगा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, अब ये प्रोटॉन देगा कि लेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको क्या डिक्लेयर किया था, इसको हमने एसिड डिक्लेयर किया था कि बेस डिक्लेयर किया था, बेस डिक्लेयर किया था। तो लिहाजा अब ये बताओ वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो ये एसिड होगा कि बेस होगा, एसिड। अच्छा, द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज अमोनिया इज ऑलवेज अ बेस। अमोनिया हमेशा क्या रिएक्ट करेगी, एसिड के तौर पे रिएक्ट नहीं करेगी। अब बेस का क्या काम होता है, लेना, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। तो लिहाजा अब वाटर क्या करेगा, ये तो खुद, इसने तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर इसने तो प्रोटॉन खुद एक्सेप्ट किया था, ये तो बेस था। अब बेस क्या हो गई, ये हो गई है, इसको क्या करना चाहिए, प्रोटॉन देना।
हाँ जी एग्जैक्टली। अब वाटर जो है वो बिहेव करेगा, वाटर जो है अब वो बिहेव करेगा एज ए एसिड। इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो क्या सीन होने वाला है, वाटर में क्या होता है, एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ऐसे लगे होते हैं, दैट इज H2O। ठीक है, तो अब क्या सीन होगा कि ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा और ये मूव कर देगा किसमें, अमोनिया में। अब हमारे पास एक स्पीशी बनी है, ठीक है, एसिड के देने से एक स्पीशी बन रही है प्रोटॉन, दैट इज हाइड्रोक्सी। ठीक है, दैट इज अ हाइड्रोक्साइड आयन। वाटर ने जब हाइड्रोजन लेफ्ट ओवर कर दिया तो क्या बन गया, हाइड्रोक्सी। तो एसिड के डोनेट करने से प्रोटॉन क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना यार। क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्यों बनेगा, क्योंकि क्योंकि ये एसिड से बनी है। याद रखो, कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी स्पीशी है जो एसिड के प्रोटॉन देने से बनी है। ये मैंने डेफिनेशन सिखाई ना आपको भी। तो लिहाजा अब ये प्रोटॉन कहाँ गया, इसमें से निकलकर अमोनिया में आ गया। तो अमोनिया में आएगा तो वही बात होगी ना पहले वाली, क्या बना, अमोनियम आयन बन गया। और जब ये अमोनियम आयन बना तो आप इसको क्या कहोगे, ये अब बेस के वजह से बनी है स्पीशी, बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनी है स्पीशी। ठीक है, कहलाएगी, हाँ जी। अब ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगी। क्यों कहलाएगी कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि ये दोबारा से एसिड की तरह बिहेव कर सकती है ना, प्रोटॉन दे सकती है, और ये प्रोटॉन इसलिए कॉन्जुगेट बेस है, ये प्रोडक्ट में है। तो लिहाजा जो रिएक्टेंट में हो वो एसिड बेस, जो प्रोडक्ट में हो वो कॉन्जुगेट बेस। अब मैंने आपको समझाना क्या है, एम्फोटेरिक कंपाउंड। ये हमने कर लिया इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, यहाँ पे वाटर को देखो, ठीक है, और यहाँ पे वाटर को देखो। यहाँ पे वाटर क्या है, ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, और नीचे वाली इक्वेशन में क्या है, तो ये क्या होगा, यानी सेम कंपाउंड एसिड भी बिहेव कर रहा है और बेस भी बिहेव कर रहा है। तो लिहाजा इसके पास प्रोटॉन है, इसलिए प्रोटॉन दे सकता है। इसके पास एक्सेप्टेंस की स्टांस है, केमिकल रिएक्टिविटी में प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए क्या हो गया, सॉरी प्रोटॉन दे सकता है, तो क्या हो गया, एसिड हो गया। और यहाँ पर वो प्रोटॉन लोन पेयर होने में से एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो ये क्या हो गया, बेस। तो ऐसा कंपाउंड एम्फोटेरिक किसे कहेंगे, कंपाउंड which can behave like a acid and as well as base is amphoteric। तो ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, एम्फोटेरिक। इसको क्या नाम दे दोगे, इसको एम्फोटेरिक नाम दे दोगे। ऐसा कंपाउंड जो एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा हो इक्वेशंस के अंदर, और अगर आप ये इक्वेशंस बनाओगे दोनों तो फिर मैं आपको फुल मार्क्स दूंगा, क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल हर साल बोर्ड में आता है कि व्हाट आर एम्फोटेरिक कंपाउंड, शो बाय इक्वेशन, व्हाट आर एम्फोटेरिक कंपाउंड्स, एक्सप्लेन बाय इक्वेशंस। तो लिहाजा ऐसा कंपाउंड जो एसिड की तरह भी बिहेव करता हो और बेस की तरह भी बिहेव करता हो, उसको हम क्या नाम देंगे, एम्फोटेरिक कंपाउंड का नाम देंगे। अब हमारे पास जो है बहुत सी इक्वेशन है, पेज नंबर 24, और उसमें आपको बताया गया है कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस के बारे में, और मैं कुछ आपको एम्फोटेरिक कंपाउंड अभी मजीद बताता हूँ ताकि आपको उनका भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। क्योंकि पेपर कभी हलवा तो होता नहीं है ना। अब अगर आपने लेट से ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो एग्जामिनर आपको सीधा सीधा ये तो नहीं पूछेगा, वो तो ठीक है अपना नॉलेज है, लेकिन इसे इसके अंदर से इंटीग्रेट करेगा, अंदर से जानने की कोशिश करेगा कि आपको आता है कि नहीं आता, सीधा सीधा सवाल नहीं करेगा बॉस।
तो अगर आपने एम्फोटेरिक कंपाउंड को सीख लिया है तो लिहाजा थोड़ा सा इसको डीप इनसाइड सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर एम्फोटेरिक कंपाउंड है, अभी हमने इसको डिक्लेयर किया है कि ये एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड बिहेव करता है। ऐसे ही हुआ है कि पानी एसिड भी बिहेव कर रहा है और बेस भी बिहेव कर रहा है। और वाटर जो है वो क्या है, एम्फोटेरिक कंपाउंड है। अब मैं एक कंपाउंड बनाता हूं आपके सामने HCO3 नेगेटिव, इसे हम कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन। क्या कहते हैं इसको? बाइकार्बोनेट आयन। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन, आप मुझे बताओ ये एम्फोटेरिक है कि नहीं है? आप तुम कहोगे सर मुझे तो सोचना पड़ेगा इसको रिएक्ट करके। अब ये रिएक्शन में अगर एसिड के साथ बेस कर जाए और बेस का एसिड, फिर मैं कह दूंगा ये एम्फोटेरिक है। लेकिन मैं आपको एक मेंटल लेवल से भी सोच के बात बता सकता हूँ। देखो, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको प्रोटॉन दे, दो कंडीशन है ना, एक तो प्रोटॉन दे दिया जाए, एक तो प्रोटॉन जो है वो ले लिया जाए। और वाटर में ये क्वालिटीज थी कि जब वाटर को प्रोटॉन दिया गया, वाटर को प्रोटॉन दिया गया तो वो क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन बना, याद है आपको। और जब वाटर से प्रोटॉन ले लिया गया, वाटर से जो था वो प्रोटॉन जो था वो ले लिया गया तो वो क्या बन गया? वो तो हाइड्रोक्सी आयन बन गया। तो यही कंडीशन इसमें भी लगा के देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल प्रोटॉन जो है हम इस कंपाउंड को देते हैं जो कि है HCO3 नेगेटिव 1, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो क्या बन जाएगा? H2CO3 क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड। क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड बन गया। अगर फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि इसको जो प्रोटॉन है इसको देना नहीं है, इससे लेना है। लेट्स से दैट हमारे पास HCO3 नेगेटिव 1 है। अब इससे क्या करना है? प्रोटॉन जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है, हालांकि आप प्रोटॉन तो आपको नजर आ रहा है इसके अंदर, तो लिहाजा वो हमने क्या करना है? ले लेना है। तो लिहाजा क्या बनेगा? CO3 नेगेटिव 2 कार्बोनेट आयन। क्या बनेगा? कार्बोनेट आयन। तो इस तरह से हमने समझा कि भाई ये तो प्रोटॉन ले भी सकते हैं और ये प्रोटॉन दे भी सकता है। तो लिहाजा जब प्रोटॉन ले तो कार्बोनिक एसिड और दे तो कार्बोनेट आयन, तो लिहाजा ये तो एम्फोटेरिक है। इस तरह चले एक और कंपाउंड की बात करते हैं, दैट इज HS नेगेटिव 1, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड आयन। हाइड्रोजन सल्फाइड आयन। अब ये भी एम्फोटेरिक इन नेचर है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ये एम्फोटेरिक इन नेचर कैसे है। ये देखो, अब क्या हो रहा है कि HS नेगेटिव 1, आपको सोचो प्रोटॉन आएगा इसके अंदर तो क्या बन जाएगा? H2S, ये गैस बन जाएगी, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। यानी ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। ये जब पहाड़ फटते हैं ना तो उनमें बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वोल्केनो नहीं फटते जब, तो उसमें से ये वाली गैस बहुत ज्यादा निकलती है और बड़ी डेंजरस गैस है। अगर ये हवा में ज्यादा हो तो हमारी डेथ हो सकती है। ओके, सो अब ये जो कंपाउंड है HS नेगेटिव 1, इसमें आपको साफ नजर आ रहा है कि इसमें प्रोटॉन है। तो जब ये प्रोटॉन यहां से क्या होगा? चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? S नेगेटिव 2, दैट इज सल्फाइड आयन। क्या बन जाएगा? सल्फाइड आयन। अच्छा, ये सल्फाइड आयन बन जाएगा। ये तो क्लियर हो गया कि ये भी क्या हुआ? एम्फोटेरिक हुआ। ये भी क्या हो गया? एम्फोटेरिक हो गया। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देना चाहूंगा। एक होता है सल्फाइड आयन, एक होता है सल्फेट आयन और एक होता है सल्फाइड आयन। ये सल्फाइड है, ये सल्फेट है और ये है सल्फाइड। क्लियर? लिहाजा सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, ये तीनों सल्फर के ही आयन्स हैं। तो लिहाजा आपको ये भी सवाल आ सकता है, वैसे ये आपको इंटर में आएगा कि गिव द रेडिकल नेम्स ऑफ सल्फर।
तो ये तीनों आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे सल्फाइड आयन बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एम्फोटेरिक हो रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आज समझ लिया लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड। इसके अलावा हमने कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस का नजरिया समझा, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड भी क्या होते हैं, डेफिनेशन की शॉर्ट क्वेश्चन है। कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस विद इक्वेशन एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके अलावा हमने क्या समझा, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स के बारे में समझा, और वो वाटर भी है, वो बाइकार्बोनेट आयन भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो लिहाजा ये कैसे पॉसिबल है एम्फोटेरिक, ये मैंने आपको बता भी दिया। सो यही था आज का हमारा लेक्चर। मेरे इस चैनल के साथ बने रहिएगा, और अभी इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो अभी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके आप मजीद इन्फॉर्मेशन जो है मुझसे हासिल कर सकते हैं। सो दैट्स इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर के लिंक्स मौजूद हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।